अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्चुअल कम्युनिटी लर्निंग सेंटर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यूजिंग सी प्रोग्रामिंग विद C++ और यूजिंग डेव टू राइट द C++ प्रोग्राम, इस सिलसिले में हमारी ये पहली वीडियो है। इससे पहले हमारे एक ट्यूटोरियल में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप डेव C++ में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। हमारे जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम लिखा था वो हमारे पास सेव है, जिसमें हमने बात की थी शार्प इंक्लूड की कि ये क्या है और ये मेन का जो फंक्शन है इसकी अहमियत क्या है हमारे प्रोग्राम में, हम सिस्टम पास क्यों लगाते हैं। हमने कहा था कि शार्प इंक्लूड iostream.h एक हेडर फाइल है जो इनपुट और आउटपुट यानी कि आपकी स्क्रीन से चीज़ें लेने के लिए और आपकी स्क्रीन पर चीज़ें शो करवाने के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तमाम वो फंक्शनैलिटी मौजूद है जिसके ज़रिए आपको ये करने का ऑप्शन आपके पास होते हैं स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, जिसमें हम यूज़ करते हैं सी आउट स्क्रीन पर शो करवाने के लिए और सी इन हम स्क्रीन पर इन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। हमने बात की थी कि मेन हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। हम कुछ फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे, लेकिन उस फंक्शनैलिटी को कॉल हम मेन के अंदर से ही करेंगे। और सिस्टम पास के बारे में हमने कहा था कि विदाउट सिस्टम पास हमारा प्रोग्राम एक ब्लिंक स्क्रीन की तरह आता है और एक झटके में वो आउटपुट शो करवा के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है। लाइक इस प्रोग्राम की आउटपुट सिर्फ वेलकम टू डेव C++ लिखना होगा और इसके फौरन लिखने के बाद हमारा जो मेन का फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेन की जो हदूद है वो सिर्फ है ही 4 लाइन की आउटपुट के बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो हम आउटपुट देख नहीं सकते थे। हमने आउटपुट को देखने के लिए सिस्टम पास का इस्तेमाल किया और सिस्टम पास के जरिए क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम एक काम करने के बाद हमारा मेन का फंक्शन वेलकम टू डेव C++ लिखने के बाद रुक गया, और जब तक हमने ख़त्म करने के लिए कोई की प्रेस नहीं की तब तक वो एंड तक नहीं पहुंचा और हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता रहा। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस ट्यूटोरियल आप कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम फर्स्ट प्रोग्राम C++ में यूजिंग डेव C++ किस तरह से लिखते हैं। आज जो C++ लर्निंग है उसके हवाले से हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले कि हम लेक्चर के बारे में ट्यूटोरियल के बारे में बात करें, हम पहले देख लेते हैं कि हम इस डिस्कशन में क्या क्या चीज़ जो है वो कवर अप करेंगे। हम आज देखेंगे C++ के अबाउट कुछ चीज़ें जो हमारी प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी हैं। हम ये देखेंगे कि कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है और क्या हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। देन हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट और एंड पे हम ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। C++ सबसे पहली बात जो अबाउट C++ आपको याद रखनी चाहिए कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद, अगर आपने इसमें कैपिटल A कहीं पे यूज़ किया है और दोबारा उसको रिकॉल कर रहे हैं, मीन टू से कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम कैपिटल में रखा है तो आप उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और जो हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमें एक ख़ास वे में चलना होगा, एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक, कि अगर हमने एक वेरिएबल का नाम एक ख़ास स्टाइल से रखा है तो उसी स्टाइल से हमें उसे दोबारा यूज़ करना होगा। ये जो डेव C++ है ये हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी ऑफर करता है,
जिनमें विंडोज़ एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन है, और स्टैटिक लाइब्रेरी है, या फिर DLL, या फिर एम्प्टी प्रोजेक्ट। ये हम आप देख सकते हैं, फाइल में जाएं, वहाँ से न्यू और देन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपके पास ये ऑप्शन सारे के सारे मौजूद है। हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान, हम अपनी C++ की प्रैक्टिस के दौरान कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। विंडोज़ एप्लीकेशन हम क्यों नहीं बनाएंगे, ये C++ में थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए आपको C++ की बेसिक की ज़रूरत है, और C++ की बेसिक हम कंसोल एप्लीकेशन से अच्छे से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को कहते हैं जिसकी आउटपुट हमें डॉस में अपीयर हो, जैसा कि हमारे लास्ट प्रोग्राम में था। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइलेशन के बाद हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो डॉस या कमांड प्रॉम्प्ट में वो हमें शो होती है। ये हमारी एप्लीकेशन जो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलती है उसको हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। कंसोल एप्लीकेशन मतलब एक लाइन आउटपुट होगी और एक लाइन, एक वक्त में एक ही काम होगा, और या तो इनपुट होगी या फिर आउटपुट होगा, और आपके पास कोई इंटरफेसेस नहीं होगा, बटन्स या फिर टेक्स्ट बॉक्सेस। आपने जो कुछ भी करना है आपने इसी एक लाइन में करना है। ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन है। हमें कंसोल एप्लीकेशन के बारे में क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो था, जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे थे आज, उसमें था स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, C++ का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इवन के हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हम जो प्रोग्राम करते हैं वो बहुत सिंपल है। ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम आपको जहन में ये रखना होगा कि कंप्यूटर किस तरह से थिंक करता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा। हम ये जो कोड लिखेंगे कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, कंप्यूटर उसको कंपाइल कैसे करेगा। कंपाइलर हम उस प्रोग्राम को कहते हैं जो हमारे सोर्स कोड को एक ही वक्त में बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे कोड्स में कन्वर्ट कर देता है, या ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसे हमारा कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ सकता है। पर हम डेव C++ में ड्यूरिंग प्रोग्राम लर्निंग हमें एक चीज जहन में रखनी होगी कि आपका जो कंपाइलर है वो लाइन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन ये बिल्कुल इस तरह से ही चलेगा। और अगर आपने कोई लाइन, कोई फंक्शनैलिटी, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल, कोई ऐसी चीज मेन से पहले डिक्लेयर की हुई है तो वो उसको रीड तो करेगा, लेकिन आउटपुट स्टार्टिंग जो है वो मेन से स्टार्ट करेगा। ये हमारे C++ के प्रोग्राम का जो है वो स्ट्रक्चर है जो हम डेव C++ में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन नंबर 1 पे शार्प इंक्लूड, ये हमारी प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव है। इससे क्या होगा कि जो फाइल हम इसे बताएंगे उसके सारे के सारे कोड उठा के हमारे इस प्रोग्राम में रख लिए जाएंगे, इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो सबसे पहले उन लाइंस को पढ़ेगा जो IOStream के अंदर लिखी गई हैं, जो IOStream.h के अंदर फंक्शनैलिटी है वो उसको कंपाइल करेगा, उसको एग्जीक्यूशन फाइल में कन्वर्ट कर देगा। देन वो हमारे इस वाले प्रोग्राम में वो जो है मूव होगा सेकंड लाइन पे। आपकी कोई फंक्शनैलिटी है, थर्ड लाइन पे कोई फंक्शनैलिटी है, वो उसको रीड करता रहेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता रहेगा। डेव C++ का कंपाइलर जब सारा प्रोग्राम कंपाइल कर चुका होगा तो वो आपके इस मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन यानी कि इस आपकी जो है ब्लॉक से शुरू करेगा, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेगा। करली ब्रैकेट से वो ये जो है वो जज करेगा कि मुझे अब यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू करनी है। उसके बाद हमारी लाइन नंबर फर्स्ट पे आएगा। डेव C++ का जो कंपाइलर है वो इस लाइन को रीड करेगा और पहली ही लाइन के बाद उसे ये चीज समझ आ जाएगी कि अभी इससे नेक्स्ट जो भी चीज है उसे मैंने स्क्रीन पर शो करवाना है। और स्क्रीन पर शो करवाने के लिए ये चीज जरूरी है
कि वो उस फॉर्मेट में हो ताकि हम स्क्रीन पर शो करवा सकें। और ये चेक एंड बैलेंस के वो उस फॉर्मेट में है या नहीं है, क्या आपने उसमें कोई गलती तो नहीं की, ये डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर जो है ये उसकी देखभाल कर लेता है। सी आउट के बाद वो लाजमी तौर पर ऑपरेटर चेक करेगा कि ये जो इसने साइन दिया है, जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम करते हुए साइन दिया है, क्या यही कि ये कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। अभी हम कुछ देर में इसको चेंज करके देखेंगे भी। नेक्स्ट जो उसको आउट करवाने के लिए कहा गया होगा वो उसको आउट करवाएगा। देन मूव टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन ऑपरेट होगी, नेक्स्ट लाइन कंपाइल होगी, देन मूव टू नेक्स्ट लाइन। व्हाट इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि हम किस तरह से वेरिएबल्स जो है उनको यूज कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हम एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और उस पे ही हम अपनी ये जो आज की डिस्कशन है ये करेंगे। ये न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए आप फाइल में जाएं, वहां से न्यू सोर्स फाइल या उसकी शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है कंट्रोल एन। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि बीइंग अ प्रोग्रामर यू हैव टू स्पीड अप, और आप स्पीड अप तभी हो सकते हैं जब आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें कि आप अपने एडिटर्स में हर कमांड की जो शॉर्टकट है उसको नोट करें। कमांड की शॉर्टकट आप नोट कर सकते हैं, मेन्यू में जाएं, जो कमांड का नेम है उसके सामने अगर कोई शॉर्टकट उसकी अवेलेबल है तो वो उसकी शॉर्टकट आप वहां से नोट कर सकते हैं। लेट्स कम बैक। हमारे पास एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जिसे हम अपनी इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम ये वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। वेरिएबल के टॉपिक को हमने मैक्सिमम जो है वो कवर अप करने की कोशिश की है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये मैथ की एक इक्वेशन है a रेज पावर 2 a की 2 प्लस 3a इज इक्वल टू व्हाट। रिक्वायर्ड यह है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि a की किसी भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू के लिए जनाब वो इस इक्वेशन का आंसर हमें दे दें। लेट्स से अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 6 और 4 जो है हमारे वो बन गए 10, तो इसका जवाब 10 होगा। अगर a की वैल्यू 5 होगी तो वो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके दे। अगर a की वैल्यू जो है वो 10 है तो वो उसके मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन हमें करके दे। और रिक्वायर्ड ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें a की वैल्यू जो है वो यूजर लिखे, जिसमें a की वैल्यू यूजर लिखे। आप इससे पहले के इसके प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ आए, हमें पहले प्रॉब्लम को समझना होगा। पहले हमें इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी होगी। प्रॉब्लम हमारी बड़ी छोटी सी है लेकिन इसको समझ के चलने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर जो है वो इनपुट भी दे सके और हमारा वो जो उसकी कैलकुलेशन हो एक इक्वेशन की जो ऊपर डिमांड की गई है उस इक्वेशन की जो आउटपुट हो उसे वो स्क्रीन पर देख भी सके। ये दो काम हमें लाजमी करने हैं। देन हमें एक काम करना है कि जो यूजर वैल्यू देगा वो एक ही वैल्यू होगी, वो हमें यूजर से लेके कहीं ना कहीं पे किसी एक जगह पे हमें रखनी पड़ेगी। देन हम उसे यूज करेंगे और उसको कहाँ पे रखेंगे ये हम देखेंगे। ये हमारे पास एक बात है करने के लिए, और हमने जो रिजल्ट आना है उसको स्क्रीन पर शो करवाना है। ये हमारा 3 टारगेट है जो कि हम इस प्रोग्राम में अचीव करने हैं। ये काम शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो डेव सी प्लस प्लस में जरूरी हैं कि कमेंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं आपके प्रोग्राम में। आपके प्रोग्राम में कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आपकी रियल लाइफ में कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। आप कोई काम करते हैं तो आप तवक्का करते हैं कि आपको लोग कमेंट्स आउट करेंगे। कमेंट से क्या होगा, आप जज कर सकेंगे कि वो काम सही है या फिर गलत है। कमेंट्स आपके लाइफ में भी बड़ी अहमियत रखते हैं और कमेंट्स आपके प्रोग्राम में भी बड़ी अहमियत रखते हैं। जो हमारी C++ है इसमें कमेंट्स देने के लिए आप किसी भी लाइन किसी भी पोर्शन पे जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करें तो आप
आपका कंपाइलर या आपका सोर्स या आपका प्रोग्राम जो है उसे उस लाइन को कमेंट कंसीडर करेगा। और उससे क्या होगा, कमेंट कंसीडर करने से क्या होगा, कमेंट कंसीडर करने से जनाब ये होगा कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन उन दो लाइनों को, उन एक लाइन को, उन चार लाइनों को, उन सभी लाइनों को स्किप कर दिया जाएगा, उनको एज ए टेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा, सिंपल टेक्स्ट जिसकी एग्जीक्यूशन में कोई अमल दखल नहीं है। कौन सी लाइन? जिनके शुरू में आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया हुआ है। हमने इसे एज ए कमांड इसमें शामिल कर लिया ताकि हमारा टारगेट हमारे प्रोग्राम में सामने रहे कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो इक्वेशन क्या होगी, a की पावर 2 प्लस 3a इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने डिफाइन करना है। और हमारी जो टारगेट की चीजें हैं वो ये भी है कि यूजर इनपुट दे और यूजर ही आउटपुट दे। तो जनाब इससे पहले कि हम प्रोग्राम लिखना शुरू करें, थोड़ा सा थिंक करें कि हमें पहली लाइन लिखनी क्या है। जी, सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे? डेफिनेटली हमें स्क्रीन पर इनपुट लेनी है और आउटपुट देनी है। दोनों कामों के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी थी जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में भी यूज़ की थी, हमें उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि वो वाली फाइल जिसमें वो फंक्शनैलिटी है अगर वो नहीं होगी तो हम स्क्रीन पर ना तो आउटपुट को इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट देने के लिए और ना ही हम इनपुट लेने के लिए स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको इंक्लूड करवाएं। किसको जी? IO स्ट्रीम को। IO स्ट्रीम डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट्स में जो है वो हम इसे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि आपके जो ये फाइलें हैं ये मुख्तलिफ तरीके से इंक्लूड जो है वो करवा सकते हैं। आप इसकी नेट पे सर्च आउट कर सकते हैं। बाज़ जगह पे हम डॉट एच नहीं भी देते, एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं भी देते तो वो इंक्लूड होती है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो आप जो है वो खुद से सर्च आउट जो है वो करें। तो जनाब हमारा पहला काम तो ये हुआ कि यूज़र से जो हमने स्क्रीन से इनपुट लेनी है और आउटपुट लेनी है, उसके लिए हमने फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्लूड कर ली। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें अगला क्या कोड लिखना है, हमें अगली क्या लाइन लिखनी है जिससे हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बन सके, जिससे हम ये इस प्रोग्राम को बिल्ड कर सकें या हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसको हम बिल्ड कर सकें। डेफिनेटली भाई सेकंड हमें वो चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए हमारा प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर आना शुरू हो, जिससे वो रनिंग शुरू हो। और हमने बात की थी कि वो वाला जो है फंक्शन वो मेन फंक्शन होता है जो हमारी स्क्रीन की जो है इनपुट और आउटपुट को स्टार्ट करता है या हमारे प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट करता है, या उसके बिना हमारा प्रोग्राम चल नहीं सकता। तो जिसके बिना काम नहीं हो सकता हम उसे भी इंक्लूड करते हैं और डेफिनेटली उसे पहले इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम इसे भूल ना जाएं। उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, उसके बिना हम हमारा काम जो है वो चल नहीं सकता, हम काम नहीं कर सकते। तो जनाब हमने मेन के फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट्स लिखी जो कि एक फंक्शन के साथ हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, और देन फौरन ही मैंने उसकी ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट को भी इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मेन का फंक्शन होगा। टोटल मेन फंक्शन ये होगा। इस मेन के फंक्शन में क्या क्या होगा वो मैं लाइन बाय लाइन एंटर करता जाऊंगा और उसकी जो बाउंड्री है वो वसी होती जाएगी। लेकिन फिलहाल इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा और इसकी बाउंड्री 3 लाइन की है। ये जनाब हमारे प्रोग्राम की कुछ चीज़ें हो गई। हम स्क्रीन पर इनपुट दे सकते हैं अब और आउटपुट दे सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी, चूंकि ना तो मैंने सी न लिखा, ना मैंने सी आउट लिखा, ना मैंने कोई चीज़ लिखी। ये मैं इस बिहाफ पे कह सकता हूँ कि भाई ये जो शार्प इंक्लूड मैंने यूज़ की है ना, ये मुझे गारंटी देगी, ये मुझे ये चीज़ की इजाज़त देगी कि मैं स्क्रीन पर इनपुट कर सकूँ और आउटपुट कर सकूँ। जी जनाब, नेक्स्ट क्या लाइन होगी? जी नेक्स्ट लाइन होगी हम चूंकि इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर यूज़र हर प्रोग्रामर यही सोचेगा, हर बंदा यही सोचेगा कि भाई आप जो है ना यूज़र से ए की वैल्यू तो लो, देन हम उसको ज़रब दे देंगे 3 से और 3 से ज़रब दे के और फिर उसका स्क्वायर लेके जमा करके हम जवाब दे देंगे। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस मेन के फंक्शन में हम यूज़र से इनपुट लेके रखेंगे क्या, कहां पे? हम यूजर से इनपुट लेके
उसे रखेंगे कहाँ पे? हाँ जी, अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो हमारे पास उसके लिए, उसको रखने के लिए जगह पहले से रिजर्व होती है। लेट से किसी घर में अगर एसी आया है तो उसको प्लेस करने के लिए जगह जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। और अगर किसी घर में जो है वो फ्रिज है तो उसको भी रखने के लिए, अगर छोटी सी भी कोई चीज़ है तो उसको भी अपने घर में रखने के लिए हमारे पास जो जगह है वो पहले से जो है वो तयशुदा होती है कि हम इसे यहाँ पे रखेंगे। अगर हम स्क्रीन से यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसको हम कहीं पे यूज़ करेंगे, और हमारी ये कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल एप्लीकेशन में क्या होगा, एक लाइन होगी, देन उसको भूल जाया जाएगा और नेक्स्ट लाइन जो है वो उसको मूव करेंगे। ये कंसोल एप्लीकेशन है क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है, एक ही लाइन में चलने वाली है। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम यूजर की दी गई इनपुट को जो है वो टेम्परेरी तौर पर रख सकें और फिर हम उसको यूज भी कर सकेंगे बाद में। अगर हम उसको रख नहीं सकेंगे तो यूज कहीं नहीं कर सकेंगे। तो जनाब उसके लिए हमें एक ऐसी जगह दरकार है जहां पे हम यूजर की इनपुट को रख सकें। यूजर की इनपुट को सेव करने के लिए या टेम्परेरी वैल्यूज को सेव करने के लिए हम सी प्लस प्लस में, बल्कि प्रोग्रामिंग में जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि बार बार बदल जाए, जो कि बदलने की जो है वो एबिलिटी रखती हो, जो वेरिएंट होने की एबिलिटी रखती हो, उसके हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो है वो बड़ा ही आसान तरीकाकार है। इसमें दो एक चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल के अंदर हम कौन सी चीज़ रखने वाले हैं, हम उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा रखने वाले हैं। जौन सा डाटा आप उस वेरिएबल के अंदर रखेंगे वो उसको जनाब हम उसी टाइप में, उसी वे में हमें बताना होगा कि भाई ये वेरिएबल जो है ये इस टाइप की है। मेरे वर्डिंग पे थोड़ा गौर करें कि ये वाली वेरिएबल इस टाइप पे की है और इसमें हम ये चीज़ रखेंगे। ये चीज़ तो हम तभी रखेंगे ना जब वो उस टाइप की होगी। और एक टाइप मिसमैच जो होती है वो अलाउ नहीं होती, आपकी रियल वर्ल्ड में भी नहीं होती, आपकी प्रोग्रामिंग में भी नहीं होती। रियल वर्ल्ड में कैसे अलाउ नहीं होती? रियल वर्ल्ड में अलाउ नहीं होती, एक अच्छा इंसान बुरे इंसान जो है वो उसके कंपेटिबल नहीं हो सकते, वो इक्वल नहीं रखा जा सकता। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर हैं, अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। तो जनाब हम यहाँ पे जो वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि दो चीज़ें डिसाइड आपके पास पहले से होनी चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कि आप उसके अंदर रखेंगे क्या। ठीक है जी, आप उसके अंदर जो चीज़ रखेंगे उसके रिस्पेक्टिवली आपको उसकी डाटा टाइप जो है वो चुननी होगी। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट क्या चीज़ जो आपकी वेरिएबल के लिए ज़रूरी है कि आपको उस वेरिएबल को एक कोई नाम देना होगा। कोई एक नाम देंगे आप और उसको हम जो है वो आइडेंटिफायर कहते हैं, इस नाम को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। आप उसको कोई एक नाम जो है वो ज़रूर देते हो। यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें a into 3 और ए की वैल्यू यूजर देगा और यूजर कोई ना कोई नंबर देगा, क्योंकि ये हमारी मैथमेटिक की एक इक्वेशन है और इसमें डेफिनेटली नंबर होंगे और वो जो कोई भी नंबर देगा उसकी डाटा टाइप जो है वो हम यूज करते हुए वेरिएबल जो है एक डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे, और जो यूजर वैल्यू देगा हम उस वेरिएबल में उसे रख देंगे और देन हम उसको यूज करेंगे। जनाब यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने के लिए बहुत सिंपल तरीकाकार है। आप जो है उसकी डाटा टाइप पहले लिखें, देन उसकी जो है ना वो आइडेंटिफायर जो है वो उसका वो लिखें। जैसे कि इसमें हमने ये डिसाइड कर लिया है कि यूज़र जो इनपुट देगा हम एक वेरिएबल जो है मेमोरी में एक जगह रिजर्व करवाएंगे, उस पर लेबल लगा देंगे यूज़र इनपुट का और उसकी डाटा टाइप होगी इंट। जब हमने ये कह दिया कि डाटा टाइप होगी इंट तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में इंट के अलावा या नंबर्स, इन सिंपल नंबर्स के अलावा आप कोई एक डाटा नहीं रख सकते। अगर आप गलती से कहीं इस वेरिएबल में
कोई और किस्म का डाटा रखना चाहेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो फौरन एरर देगा कि भाई आप ये इस जगह पे रूल्स को वायलेट कर रहे हो, आप इस जगह पे रूल्स जो हैं वो आप उसको फॉलो आउट नहीं कर रहे, तो मैं इसको कंपाइल नहीं कर सकता। जनाब ये आपकी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुई। यहाँ पे हम डाटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमारे डाटा टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास हैं जनाब, एक है चर, इंट हमने देख लिया है। एक हमारे पास शॉर्ट इंट भी है, हमारे पास बूल डाटा टाइप भी है, हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप्स भी है, हमारे पास डबल भी है जनाब, हमारे पास डबल डाटा टाइप भी है, हमारे पास एक लॉन्ग डाटा टाइप भी है। ये कुछ मशहूर डाटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। और जैसा कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस पे, तो हमारे पास जो है वो चर के लिए क्लियर है कि कैरेक्टर्स का जो डाटा टाइप्स है, एबीसी का जो डाटा टाइप होगा, यानी कि अगर यूज़र से कोई इनपुट लेके एबीसी की शक्ल में वो हम सेव करना चाहते हैं तो वो हम चर के वेरिएबल में सेव करेंगे। इंट हमने क्लियर कर लिया कि इंट में सिर्फ हम नंबर रख सकते हैं। व्हेनेवर हमारे प्रोग्राम में हमें ज़रूरत हुई किसी ऐसी वेरिएबल की, किसी ऐसी प्लेस होल्डर की जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकें, तो उस प्लेस होल्डर का, उस वेरिएबल का डाटा टाइप जो होगा वो इंट होगा। शॉर्ट इंट से मुराद है इंट का हाफ, जितना साइज इंट का होगा या जितनी अमाउंट, जितनी वैल्यू आप इंट में रख सकते हैं उसका हाफ। उसके बाद बूल के लिए क्लियर है, इसमें सिर्फ आप दो ही किस्म की वैल्यू रख सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर 1 या फिर 0। 1 का मतलब भी ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दो किस्म की वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। ये हम यूज करेंगे हम हमारे प्रोग्राम्स में जब हमें फ्लैगिंग करनी होगी। फ्लैगिंग से मुराद है कि हम एक निशानी रखने कि अगर ये काम हो गया तो ये झंडा ऊपर, अगर ये काम नहीं होगा तो ये झंडा नीचे। तो अगर ये काम हो गया तो उसको हम ट्रू कर देंगे या हम फॉल्स कर देंगे, ये हम देखेंगे, इसको हम आगे जब यूज करेंगे। फ्लोट जनाब, फ्लोट जो है ना हमारा, ये पॉइंट्स वाले नंबर सेव करेगा। पॉइंट्स वाले नंबर कौन से? फर्ज करें अब 5 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब क्या आता है? 2.5। हमारा जो इंट है वो डॉट यानी कि अशारिया के अलावा वाले नंबर जो हैं वो सेव करता है, और फ्लोट जो है वो हमारे इशारिया वाले नंबर जो हैं उन्हें भी सेव करता है। जनाब हमारे पास बाज़ टाइम रकम बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास जो है वो नंबर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसके लिए हम डबल इस्तेमाल करेंगे, और अगर डबल से भी ज़्यादा होंगे तो फिर हम उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे मुख्तलिफ जो हैं वो डाटा टाइप्स हैं। डबल और फ्लोट जो हैं वो एक यूनिट के अमल है, फ्लोट में पॉइंट वाले होंगे और डबल में भी पॉइंट वाले होंगे, लेकिन पॉइंट वाले बड़े नंबर जो हैं वो डबल में आएंगे और छोटे जो नंबर हैं हम फ्लोट में रखेंगे। हमारे पास इंट है, उसमें हम नंबर्स रखेंगे। अगर इंट की जो मतलब कैपेसिटी है, जो रखने की जगह है, उससे ज़्यादा नंबर होंगे तो हमें वो लॉन्ग में कंसिडर करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम कि आप जो स्क्रीन से, जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, जो आप एक वेरिएबल को असाइन करने जा रहे हैं, वो जनाब किस टाइप की होगी। अगर तो वो नंबर्स होंगे तो डेफिनेटली वो हम इंट में रख सकते हैं। अगर वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू होगी तो हम उसे फ्लोट में रखेंगे। अगर वो ज़्यादा वैल्यू हो, पॉइंट से पहले भी कुछ डिजिट्स ज़्यादा हों और पॉइंट के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स हों, तो वो हम डबल में रखेंगे। और अगर वो जनाब इंट से बड़े हुए तो हम वो लॉन्ग में रखेंगे। अगर इंट से भी छोटे हुए तो हम शॉर्ट में रखेंगे। यहाँ एक और चीज़ जो हम क्लियर करते जाएं वो जनाब ये है कि हमारी जो मेमोरी है, ये वेरिएबल्स वहाँ पे रिजर्व होते हैं। ये वहाँ पे जो है वो तय होता है कि ये मेमोरी के सेल्स जो हैं वो जनाब इस वेरिएबल के लिए हैं और ये मेमोरी के सेल जो हैं वो
इस वेरिएबल के लिए।